अध्याय 24 नरक की गर्जना। हालांकि शी फेंग की पार्टी इकट्ठा थी, लेकिन वहां मौजूद लेवल 2 के खिलाड़ी हंसने लगे थे। वे इसलिए नहीं हंस रहे थे क्योंकि शी फेंग द्वारा आमंत्रित सभी खिलाड़ी लेवल 1 के थे, बल्कि पार्टी में मौजूद खिलाड़ियों के जॉब्स बहुत ही अनोखे थे। वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। यह नौसिखिया वाकई कमाल का है और मैं भी उसकी तारीफ करने लगा हूं। ये तो बस आत्महत्या करने वालों का समूह है। मुझे उस विशेषज्ञ पर सचमुच तरस आता है जो ऐसे अनोखे खिलाड़ी को अपने साथ ले आया। उस विशेषज्ञ ने तो उसे पार्टी का नेता बनने देने पर भी सहमति जता दी थी। कतार में खड़े लेवल 2 के खिलाड़ियों के बीच बहस शुरू हो गई और उनमें से काफी खिलाड़ी जोर जोर से हंसते हुए अपने पेट पर हाथ रखे हुए थे। वह तो बस तवज्जो बटोर रहा है। झाओ युएरू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी शी फेंग को देखकर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका दिल थोड़ा बेचैन था। पहले वह जहां भी जाती सबकी निगाहें उसी पर टिकी होती थीं, लेकिन आज सबका ध्यान शी फेंग जैसे एक साधारण से नौसिखिए पर था। भले ही सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी वही सबका केंद्र था। ठीक है युएरो, हमें जल्दी से पर्याप्त लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। अगर हमने और समय बर्बाद किया तो हम आगे चल रहे खिलाड़ियों से पीछे रह जाएंगे। हालांकि जेंटल स्नो को लगता था कि शी फेंग स्तर लोगों को भर्ती करने के तरीकों आदि के मामले में माहिर है, फिर भी उसे विशेषज्ञ कहना अभी बहुत दूर की बात थी। शी फेंग को अपने गिल्ड में शामिल करने का विचार अब संभव नहीं था। उनका ओरोबोरोस केवल विशेषज्ञों को ही स्वीकार करता था। समझ गई, झाओ युएरू ने अपने सामने खड़े तलवारबाज की ओर मुड़कर सीधे कहा। डेटा बुरा नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें तलवारबाज नहीं चाहिए। तलवारबाज अचानक बेजान हो गया। वह झाओ युएरू का मतलब कैसे नहीं समझ पाया। इसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और दूर खड़े शी फेंग को घृणा से घूरने लगा। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। इसी बीच शी फेंग, जिसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, डेथली फॉरेस्ट को सक्रिय कर रहा था। सिस्टम, कृपया सक्रियण कठिनाई का चयन करें। सिस्टम, नॉर्मल हार्ड हेल। शी फेंग ने बिना किसी झिझक के नरक को चुना। अचानक मृत्यु वन के सामने का स्थानांतरण मार्ग बदल गया। उसका रंग चांदी जैसे भूरे से बदलकर घोर काला हो गया। उसी समय एक टिमटिमाती खोपड़ी, जिसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था, धुंधली सी दिखाई देने लगी। इसी बीच शी फेंग की पार्टी के सभी सदस्यों को एक सूचना प्राप्त हुई। सिस्टम, आपने डेथली फॉरेस्ट का हेल मोड चुना है। मृत्युदंड 100% बढ़ गया है। अचानक दल के सदस्यों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। मृत्युदंड 100% बढ़ गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे कालकोठरी के अंदर मर जाते हैं तो उन्हें अपने अनुभव का 20% खोना पड़ेगा? उस अनुभव की भरपाई के लिए 1 या 2 घंटे का प्रयास आवश्यक था। भाई फेंग, आपने गलत रास्ता चुन लिया है। क्या हम नॉर्मल डंजन में नहीं जा रहे हैं? ब्लैकी जल्दी से पास आया और फुसफुसाते हुए याद दिलाया। कुछ भी गलत नहीं है, यह हेल मोड है। अगर हेल मोड में गोता लगाने के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता? शी फेंग ने गुस्से से कहा। फोर्जिंग डिजाइन मिलने की संभावना बेहद कम थी। नॉर्मल मोड में वेयरवुल्फ फेल्थ मिलने की संभावना केवल 1% थी। हार्ड मोड में 5% और हेल मोड में 30%। हालांकि नॉर्मल मोड को हर दिन बिना किसी सीमा के पूरा किया जा सकता था, लेकिन इतना समय किसके पास होगा? वहीं हार्ड मोड को दिन में केवल 5 बार ही पूरा किया जा सकता था और फोर्जिंग डिजाइन मिलने की संभावना भी बहुत कम थी। हेल मोड को दिन में केवल 1 बार ही पूरा किया जा सकता था, लेकिन इसमें फोर्जिंग डिजाइन मिलने की सबसे अधिक संभावना थी। फिंग, भाई फिंग, आप क्या कह रहे हैं? डेथली फॉरेस्ट का हेल मोड, हमारी टीम को ही देख लो। नॉर्मल मोड पार करना ही मुश्किल है, हेल मोड की तो बात ही छोड़ो। ब्लैकी घबरा गया। इससे पहले उसने कई एलीट टीमों को मरने के बाद वापस लौटते देखा था। उनके अनुसार डेथली फॉरेस्ट के राक्षस बेहद शक्तिशाली थे। उनकी बुद्धि भी बहुत अधिक थी। लेवल 4 या 5 तक पहुंचे बिना उन्हें हराना नामुमकिन था, इसलिए वे सब हार मानकर चले गए थे। अगर वे अब अपने जैसे नौसिखियों के साथ हेल
मोड डंजन में उतरते हैं तो यह सचमुच नरक में जाने जैसा होगा। चिंता मत करो, अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं भी ऐसा नहीं करता। शी फेंग ने ब्लैकी के कंधों पर थपथपाते हुए आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं। शी फेंग ने सबसे पहले प्रवेश किया और दल का नेतृत्व किया। उसके बाद ब्लैकी आया। लोनली स्नो भी स्तब्ध सिर के साथ अंदर आया। वह इस रास्ते पर अंत तक चलने के लिए तैयार था। बाकी 3 लोगों ने काफी देर तक हिचकिचाया। हमें अंदर जाना ही चाहिए, विशेषज्ञ तो पहले ही अंदर जा चुका है, तो हम जैसे नौसिखिए को हिचकिचाने की क्या जरूरत है। वैसे भी हम जानलेवा जंगल के नरक मोड में प्रवेश कर रहे हैं, इसका जिक्र करना भी गौरव की बात होगी। एकोला ने उत्साह बढ़ाया। बाकी दोनों को लगा कि यह बात तर्कसंगत है और वे भी कालकोठरी में चले गए। इस बीच जेंटल स्नो की टीम के सामने का इलाका पूरी तरह से शांत था। लेवल 2 के सभी खिलाड़ी स्तब्ध थे। वे न केवल चौंके हुए थे बल्कि अचंभित थे। लेवल 2 की एलीट टीम नॉर्मल मोड भी पार नहीं कर पाई, जबकि लेवल 1 के खिलाड़ियों से बनी एक टीम ने डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड को चुन लिया था। स्नो, क्या मैंने गलत देखा? यह हेल मोड है ना? झाओ युएरू ने पूछा। जेंटल स्नो ने सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें टिमटिमाती खोपड़ी को टकटकी लगाए रहीं। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उस बंदे ने नॉर्मल मोड पार न कर पाने के बाद हताशा में डूबकर हेल मोड में प्रवेश कर लिया होगा। अभी देखते हैं वो कैसे मरकर बाहर आते हैं। झाओ युएरू हंसी। हमारे पास इतना समय नहीं है, चलिए चलते हैं। हमने काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया है। जेंटल स्नो डेथली फॉरेस्ट डंजन की ओर आगे बढ़ी। उसने डंजन की कठिनाई के लिए नॉर्मल मोड चुना। अगर नॉर्मल मोड में कोई समस्या नहीं हुई तो वे इसके बाद हार्ड मोड में प्रवेश करेंगे। मृत्यु वन के कालकोठरी के भीतर एक घना और अंधकारमय जंगल था। समय समय पर ठंडी हवा चलती थी, जिससे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। शी फेंग को छोड़कर उसके दल के सभी सदस्य कालकोठरी के प्रवेश द्वार के चारों ओर कसकर जमा थे। वे एक इंच भी नहीं हिले, इस डर से कि कहीं कोई राक्षस उनकी ओर आकर्षित न हो जाए और उनके दल को नष्ट न कर दे। भाई फेंग, मुझे अपनी पीठ पर ठंडी हवा क्यों महसूस हो रही है? ब्लैकी ने चिंता से पूछा। ब्लैकी, तुम्हें एक माहिर योद्धा जैसा स्वभाव दिखाना होगा, तभी तुम एक माहिर योद्धा बन पाओगे। ये तो बस नरक स्तर है। यहाँ के राक्षसों में थोड़ी बुद्धि है, उनकी युद्ध विधियां थोड़ी जटिल हैं और उनका आक्रमण, बचाव और शक्ति थोड़ी अधिक है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ राक्षस थोड़े ज्यादा भी हैं। कुछ सोचने के बाद शी फेंग को लगा कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अचानक पार्टी के हर सदस्य ने शी फेंग की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। कालकोठरी में प्रवेश करते समय आक्रमण और शक्ति में मामूली अंतर भी पूरी टीम के सफाये का कारण बन सकता है। शी फेंग ने तो बस यही बात समझाई थी। वैसे थोड़ी सी अधिक बुद्धि से उसका क्या मतलब था? उन्होंने पहले भी ईश्वर के क्षेत्र में राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी और अनुभव किया था कि जिन राक्षसों की बुद्धि थोड़ी अधिक होती है, उनके आक्रमण और शक्ति समान होने पर भी उनकी ताकत 1 या 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बंद करो। मैं अभी इस कालकोठरी को जीतने की रणनीति समझाऊंगा, इसलिए तुम सब ध्यान से सुनो। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। शी फेंग ने हाथ हिलाते हुए कालकोठरी को जीतने की रणनीति समझाना शुरू किया। अचानक अंधेरे और उदास जंगल से एक तेज हवा चली, जिससे पेड़ बेतहाशा हिलने लगे। तेज हवा के बाद एक भयंकर गर्जना हुई, जो पूरे मृत्युवन में गूंज उठी। अनगिनत पक्षी भयभीत होकर आकाश में उड़ गए। ब्लैकी और बाकी लोग ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर स्तब्ध रह गए। वे लगभग 20 वर्ष की आयु के युवक थे। उन्होंने कभी कोई बड़ी कठिनाई नहीं झेली थी और न ही जीवन मरण की स्थितियों का सामना किया था। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी भयानक दहाड़ सुनी थी। जंगल में बाघ की सामान्य दहाड़ की तुलना में यह दहाड़ कहीं अधिक भयावह थी। हमें इसी बात पर ध्यान देना चाहिए, शी फेंग ने इस समय शांत भाव से कहा। हेल मोड और हार्ड मोड के बीच सबसे बड़ा अंतर यही दहाड़ थी।
हालांकि इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं था, लेकिन शी फेंग के पिछले जीवन के खिलाड़ियों ने इसे नरक की गर्जना का नाम दिया था।